हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं। और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, ये भी बताना। और क्या लगता है इस बार बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो सभी लोग जैसा रहेगा बताना। हम लोग देखो आज के इस क्लास में, ठीक है, टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे कि यह कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और उम्मीद करेंगे तुम लोग मेरे साथ रहोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो ये 10 क्वेश्चन पूरी बुक से है। ठीक है, पूरी बुक से जो क्वेश्चन रिपीटेड है, जो बार बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग लिए हैं और उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हर एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है, तो उसे अच्छे से समझना है और लिखना है। ठीक है, और क्लास खत्म होने के बाद इन सारे क्वेश्चन को दोबारा करना है। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और जितने लोग भी हो अपने साथ पेन और कॉपी ले लो, पेन और कॉपी ले लो, तभी क्लास को अटेंड करना, तभी समझ में आएगा और आगे तुम्हें लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। क्लियर है? चलो तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है, 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों में 24 का अंतर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा मान लो। ठीक है, तो हमसे बोला है कि मान लो दो वर्ग है, तो जो एक वर्ग छोटा होगा, जाहिर सी बात है एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। ठीक है, तभी ना होगा क्योंकि उन दोनों का अंतर दिया है 24, परिमाप का अंतर दिया 24। तो मान लो जो छोटा वाला वर्ग है सर, इसकी भुजा मान लेते हैं x, और जो बड़ा वाला है इसकी भुजा मान लेते हैं y। ठीक है, कोई तो बड़ा होगा ना, मान लो, मान लेना। देखो माना, देखो माना, माना दो, माना दोनों, माना दो वर्गों की भुजाएं, ठीक है, भुजाएं क्रमशः क्रमशः x तथा y है। ठीक है, और यहां पे लिख देना जहां, जहां क्या लिखोगे, जहां पे y इज ग्रेटर देन x, ये लिख दोगे ना कि y बड़ा x, दिखाना पड़ेगा, दिखा दोगे। अब देखो क्या बोला है, इनके क्षेत्रफलों का योग दिया है और इनके परिमापों का अंतर दिया ना, तो दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, लिख लो, ऐसे लिख लो, भुजा भुजा x वाले, भुजा x वाले वर्ग का परिमाप, सब निकाल लो पहले क्योंकि हमको परिमाप और क्षेत्रफल दोनों चाहिए। तो भुजा x वाले वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, पता है ना, 4 गुणे भुजा, परिमाप कितना होगा भैया, देखो ये x, उसके बाद ये x, उसके बाद फिर ये वाला x, उसके बाद फिर ये वाला x, तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये पूरा हो जाएगा 4x। ठीक है, तो बोलोगे भुजा x वाले वर्ग का परिमाप 4x। ठीक है, उसके बाद भुजा x वाले वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, x गुणे x, x का स्क्वायर, इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा x का स्क्वायर। ठीक है, परिमाप होगा 4x। उसी तरह लिखो, फिर लिखो पुनः, फिर लिखो भुजा, सबका निकाल लो, दोनों का निकाल लो कि भुजा x वाले, सॉरी x नहीं अब तो y हो गया ना, भुजा y वाले वर्ग का परिमाप, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, सब निकाल लेते हैं। उसके बाद बस लिखना रहेगा कि क्या क्या दिया है ना, क्योंकि हमको तो बस रिलेशन बनाना है। फिर ये परिमाप हो जाएगा इतना, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसको भी लिखो कि भुजा y वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर, इतना हो जाएगा ना। इसका परिमाप होगा 4x, क्षेत्रफल होगा x का स्क्वायर, जो बड़ा वाला होगा उसका परिमाप कितना होगा, होगा 4y, क्षेत्रफल कितना होगा, y का स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नानुसार। अब लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानु ठीक है, चलो दो क्या लिया है, बोला दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना था देखो,
क्षेत्रफल कितना है सर? क्षेत्रफल है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, रख देते हैं। प्रश्नानुसार लिखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। इसको बना दो समीकरण नंबर 1। खत्म यहाँ था। दूसरा और क्या लिखा है? यदि उनके परिमापों में 24 का अंतर हो। देखो 24 का अंतर मतलब है जब घटाएं तो आंसर 24 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर परिमापों पे अंतर जो है 24 का है तो हम ये बोलेंगे ना कि बड़े वाले में से अगर छोटा वाला घटाएंगे तो आंसर 24 आएगा। ठीक है, तो जो बड़ा वाला परिमाप है उसका कितना है? तो बड़े वाले वर्ग का जो परिमाप है वो है 4y। तो अगर हम 4y में से अगर 4x घटाएंगे तो 24 आएगा। ठीक है, लिखोगे तथा ये लिखा है कि अगर बड़े वाले परिमाप में से अगर छोटे वाले का परिमाप घटाएंगे तो 24 आएगा। कितना आएगा? 24। अब क्या करो, 4 कॉमन कर लो। 4 कॉमन करोगे y माइनस एक्स आएगा, ये बन जाएगा 24 और y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है? इन दो समीकरणों को सॉल्व करना है और फिर एक्स वाई का मान निकालना है। भैया एक्स का मान कितना होगा, वाई का मान कितना होगा, भुजा मिल जाएगी। अब कैसे करेंगे ना, तो लगाते हैं हमेशा विलोपन विधि लगाओ, सिंपल पड़ता है। बस बोलो, देखो ऐसे लिखे कि समीकरण, देखो लिख रहे देखना कि समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण क्या करोगे? समीकरण 2 से y का मान निकाल के समीकरण नंबर 1 में भैया रख दो। अब देखो यहां से अगर तुम निकालोगे y का मान तो y बराबर कितना होगा? 6 + x होगा ना, तो वही लाके यहाँ पर रखो। देखो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 6 + x का स्क्वायर, सॉरी 6 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको उधर लेके चले आओ, हो जाएगा 468 बराबर 0। उधर लेके चले आए नहीं, चलो नेक्स्ट स्टेप में लेके आए। तो सर ये कम घुसा दे रहे, सब कुछ पता नहीं चल रहा है हम लोगों को। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लगाओ फॉर्मूला। देखो ये हो जाएगा सर जी x का स्क्वायर, देखो ये a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर, प्लस में 2ab, तो 2 छक्का 12, और इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 468 बराबर 0। इतना आएगा ना, सॉल्व करो। देखो ये x स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 12x, घटा दो इसको, घट जाएगा। 8 में से गया 6, 8 में से 6 बचेगा 2, 6 में से 3 बचेगा 3, बचेगा 3 और 4 का तो 4 ही रहेगा बराबर 0। कितना आएगा? सबसे 2 कॉमन करो, सबसे 2 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x हो जाएगा, माइनस में 2 छक्का 12, ठीक है। और बस तो यहाँ बताओ कितना आएगा? आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216। ठीक है, अब बताओ इसके बाद क्या करेंगे? देखो हमको x का मान चाहिए, और देखो हमको पता है कि जब छोटे नंबर होते हैं तब तो फैक्टर करते हैं भैया, मतलब फैक्टर करते सोचते हैं कि ऐसा 2 नंबर जिसका गुणा करने पे आ जाए 216 और फिर घटाने पे आए 6, है ना। अब क्योंकि ये 216 बड़ा नंबर है ना यार, तो इसको हम लोग सोच नहीं सकते, तो इसमें क्या करते हैं? लगाते हैं श्रीधराचार्य नियम, सिंपल सा एकदम। ठीक है, क्योंकि अगर छोटा नंबर होता है तब तो फैक्टर कर लेते हैं, अब छोटा नंबर है नहीं तो फैक्टर कर नहीं पाएंगे, मतलब हो तो जाएगा लेकिन सोचना पड़ेगा ना, तो वो चीज नहीं करते हैं, हम लोग लगाते हैं श्रीधराचार्य नियम, सिंपल सा ना। तो लगा दो, करोगे, लिखोगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना 2a। बस अब बस इसी में सबका मान रखो, इसी में बस सबका मान रखो। आओ देखो तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू -b, b का मान पता है ना कौन होता है? ab। भैया देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, मतलब ये मेरा a है, e क्या होता है? x गुणा ये होता है b, और जो लास्ट में जो बचता है e कौन होता है? c। a b c उम्मीद करेंगे पता होगा, चलो नहीं पता हो तो जान लो। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस में 6 प्लस माइनस रूट ओवर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4 × 1 और × में क्या? c का मान कितना है? माइनस में 216, -216 बस, और इसके बटे में कितना हो जाएगा? 2 × 1, इतना कर लेंगे और फिर बस -6
प्लस माइनस रूट में 36 प्लस 4 छंग 24, ठीक है, 4 छंग 24 का 4, हासिल लगा 2, 4 कम 4, 4 2 6, 4 दूना 8, ठीक है, बटे में आ जाएगा 2, इतना होगा। बस इसी को सिंप्लीफाई करो और आंसर लेके आओ भैया। इधर करते हैं ना, करवाते हैं नागिन डांस। ये रहा इसका नागिन डांस। इधर चलो सब लोग देखो नागिन डांस। तो x इक्वल टू -6 प्लस माइनस रूट में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करो। 6 4 10 कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 1 9, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे सबको समझ में आया होगा ना, बस जोड़ना है। और यहां से हमारा हो जाएगा x इक्वल टू -6 प्लस माइनस कितना 30 बटा में कितना 2 ले लेंगे। अब देखो एक बार प्लस लोगे तो लिखोगे -6 प्लस में 30 बटा में 2, और एक बार लिखोगे x बराबर -6 माइनस 30 बटा में 2। और तुमको पता है कि x का मान कभी ऋणात्मक होगा नहीं, क्योंकि x तो भुजा की लंबाई है, जाहिर सी बात है। तो प्लस वाला लेकर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 24 बटा में 2, तो x इक्वल टू कितना आएगा 12, ठीक है, x इक्वल टू 12 आएगा। लगा लो स्टार मार्क, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी करके देख लो। ये x इक्वल टू होगा माइनस में 36 बटा 2, तो x इक्वल टू आएगा माइनस में 18। इसको लिखोगे अमान्य, ये क्या होगा अमान्य, क्योंकि माइनस है, ठीक है, और भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होगी ना। तो लिखोगे x बराबर माइनस में 18 अमान्य होगा, x इक्वल टू 12 आंसर होगा। फिर लिखोगे x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था, वो था y माइनस एक्स बराबर कितना 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 18। नहीं था ना यार, देखो कहाँ गया, y माइनस एक्स बराबर 6, देखो भाई किए हैं, y माइनस 12 बराबर 6, 12 6 18 हो जाएगा, ठीक, लिखोगे अतः, अतः दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर तथा 18 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करना है, एकदम सिंपल है, बस तुम्हें स्टार्टिंग में उसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, बस तो कैसे बनाना है और सॉल्व करना है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। चलो तो उम्मीद करेंगे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, सब लोग सॉल्व करो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। ये क्वेश्चन दिया है, बोला है cos 30 प्लस sin 60, 1 प्लस sin 30 प्लस cos 60 का मान कितना होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें सिंपल सा एक वैल्यू निकालने का दे सकता है, या एक दे सकता है प्रूफ करने वाला, ठीक है। एक सिंपल में आता है भैया वैल्यू निकाल के बस उसका बस मान निकाल दो ना। और इसके लिए बताया था कि सबको जो चार्ट होता है उसमें साइन का, कॉस का, टेन का मान बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, कि भैया साइन का मान कैसे याद करना है, कॉस का मान कैसे याद करना है, और फिर टेन का मान कैसे याद करना है। एकदम जुबान पे रटा होना चाहिए, क्या समझे, एकदम जुबान पे रटा होना चाहिए, समझे। तो फटाक से निकालो इसका मान, ये भी करते हैं ना, देखो सब लोग करो। देखो cos 30, अगर cos 30 का मान अगर नहीं याद है तो वह गड़बड़ है ना, बहुत गड़बड़ है, हद से ज्यादा गड़बड़ है। मान तुरंत आना चाहिए, cos 30 बोला तुरंत, cos 30 मतलब सर जी √3/2, सोचना ही नहीं पड़े। sin 60 मतलब √3/2, सोचना ना पड़े, एकदम मतलब रटा होना चाहिए। अब बोलो कैसे, तो बस उस टेबल को साइन कॉस टेन का जो मान है डेली एक हफ्ते तक लगातार देखो कि साइन 30, साइन 45, साइन 60 का मान क्या है। 30 45 60 का तो मान याद करना है बस, और देखो उसे 4 से 5 दिन देखो, याद हो जाएगा। इसका मान 1/2 और इसका मान 1/2, सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे 2, आगे कर दे, आगे कर दे रहे ना, समझ जाना, आगे करोगे एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √3
प्लस √3, ठीक है, बटे में यहाँ पे देखो एलसीएम कितना होगा, तो इसका बटे में एलसीएम आएगा 2, इसका देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये 2 हो जाएगा 2 + 1 + 1, सॉल्व करोगे देखो ये जाएगा 2√3 बटे में 2। समझ में आया कि नहीं? सोचो जैसे होता है ना कि x + x 2 ठो x होता है और √3 2 ठो √3 ना, ऐसे तो जाएगा 4/2। अब क्या करोगे देखो ये इससे काट दो और ये इससे काट दो, दो बार में ऊपर कितना बचेगा √3, नीचे कितना बचेगा 2, और ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल था, एकदम इजी था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो ये क्वेश्चन करो। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है, चीजों को बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से पढ़ना है। पहले पढ़ लो। देखो लिखा है एक भिन्न का हर, मतलब एक भिन्न होगा मतलब x/y एक भिन्न हो गया, का हर जो है अंश के दोगुने से 4 अधिक है, तथा जब अंश व हर दोनों में से 6 घटाया जाता है तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसे मान लो, ऐसे मान लो माना, देखो माना दिमाग में क्या है कि भैया हमको x/y मानना है ना, तो बोलोगे माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। ऐसे मान लो, दिमाग में रखो ना कि भैया x/y मानना है, उसी को लिख दो कि माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब भिन्न बराबर होगा x/y। इतना करना है। उसके बाद अब बस लाइन से पढ़ते हुए सब करो। देखो यहां पढ़ो, ये लाइन पढ़ो, इसको पढ़ो और एक समीकरण बनाओ। देखो क्या लिखा है, जो भिन्न का हर है ना, जो भिन्न का जो हर है वो अंश के दोगुने से 4 अधिक है। क्या बोलेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ध्यान देना प्रश्नानुसार, ध्यान रखना। क्या बोला है, भिन्न का हर, हर मतलब कौन y ना, तो बोलोगे जो भिन्न का हर है ऐसे लिखो y, भिन्न का हर इधर हो गया, अंश इधर हो गया, ऐसे लिखो, इधर हो गया हर, इधर हो गया अंश। अब वो क्या बोला है, जो भिन्न का जो हर है ना वो अंश के दोगुने से, मतलब अंश में दोगुना करो, अंश में दोगुना करो +4 करो, तब जाके वो उसके बराबर है। तो वो लिखा है ना भैया, पढ़ो आराम से, कि जो भिन्न का जो हर है, भिन्न का जो हर है अंश के दोगुने से 4 अधिक है, मतलब उसमें जब 4 जोड़ोगे तब उसके बराबर हो जाएगा। इसको बना लो भैया समीकरण नंबर 1। क्या बना लो, समीकरण नंबर 1। सिंपल है, क्या करना है, सिंपल से बना लो। ठीक, नहीं तो इसको ऐसे कर लो, कुछ करना थोड़ी, समीकरण बनाओ, इसको इधर करो, तो y - 2x = 4 लिखो, समीकरण नंबर 1 बना लो। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर लिखो पुनः, अब दोबारा करो। फिर क्या बोला है, देखो बोला है कि जब, देखो जब अंश व हर दोनों में से 6 घटाया जाता है तो जो हर है तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है, तब जो हर है वो अंश के 12 गुणा के बराबर होता है। मतलब क्या, देखो सोचो, इधर लिखे हर, इधर लिखे अंश। ठीक है, बोला कि जब दोनों में से 6 घटाए, भैया इसमें से 6 घटा दिए और इसमें से 6 घटा दिए ना, अगर जब हम दोनों में से 6 घटा दे रहे हैं ना, देखो लिखा है, पढ़ो यहाँ पे, कि जब अंश व हर दोनों में से 6 घटाया जाता है, 6 घटा दिए, तब हर अंश का 12 गुना हो जाता है। तब जो देखो जो ये हर है ना, ये हर क्या है, अंश का 12 गुना, 12 गुना है। मतलब अगर ये 2 होगा तो इसका 12 गुना 24, ये 12 गुना है, ये ज्यादा है। तो अगर हमें बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा 12 से गुणा, तब जाके बराबर होगा। ठीक है, सोचो ना भैया, देखो ऐसे, ये जो हर है, हर जो है ये हर अंश का 12 गुना है, ये ज्यादा है। कितना, 12 गुणा। सोचो 12 गुणा ज्यादा है, तो अगर 12 गुणा ज्यादा है और हमें बराबर करना है तो क्या करेंगे, ये ज्यादा है ना, तो इसमें कर दो 12 से गुणा।
हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो तो y माइनस 6 बराबर 12x माइनस में 12 72। ठीक है, इस साइड लेके चले आओ, कितना हो जाएगा? हो जाएगा y माइनस 12x बराबर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो -12 माइनस 72 है, प्लस 6 होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में 66 होगा ना, 2 कटेगा 70, 66 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब क्या करना है? अब तो सिंपल है ना, समीकरण 1 समीकरण 2 दिख रहा है, बस लगा दो विलोपन विधि, सिंपल है, लगाओ विलोपन विधि फटाक से। देखो लिख रहे हैं, देखो लिखेंगे क्या कि y माइनस 2x बराबर 4 समीकरण नंबर 1 है, y माइनस 12x बराबर 66 समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करो, लिख दो घटाने पर, तो घटाओगे देखो e होगा माइनस, e हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस। क्या लिखेंगे? घटाने पर, क्योंकि घटाने पर y कट जाएगा, और पता है ना घटाने पर सबका साइन होता है बदल ना, देखो e कट जाएगा, देखो e साइन देखो क्या है, ध्यान देना, अगर जब सॉल्व करोगे तो क्या होता है? e देखो e प्लस 12 है, सोचो e क्या है? प्लस 12 है, प्लस 12 और इसके सामने -2, तो प्लस 12 और -2 कितना होता है? सोचो ऐसे कि भैया अगर प्लस 12 है -2 है तो आंसर +10 आता है, समझे कि नहीं? तो e आएगा कितना? 10x बराबर, इसको सॉल्व करो, प्लस 66, ई साइन देखो, ई साइन इसका नीचे वाला है, प्लस 66 प्लस 4 प्लस 70 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 7, x मान 7 आ गया। अब क्या करना है? अब तो कुछ थोड़ी कुछ करना है, अब कुछ करना थोड़ी है, तो यहाँ पे लिख दो कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख दो, तो y माइनस 2 गुणे 4 बराबर 4, ठीक है, तो y माइनस 4 दूना 8 बराबर 4, सही लिखेंगे ना? अरे 7 ही आएगा ना, हम 4 क्या लिखे तो 7 लिखेंगे ना, तो जाएगा 7 और 7 दूना 14, तो y इक्वल टू आ जाएगा 18, लिखोगे अतः भिन्न बराबर कितना हो जाएगा? x का मान 7 और y का मान, ये आएगा भिन्न। अब तुम देख भी सकते हो कि कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, बोला है कि जो हर है, हर अंश के दोगुने से 4 अधिक है, तो देख लो इसका दोगुना 7 दूना 14 प्लस 4 18, सही है, बस कंडीशन को सेटिस्फाई करना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि आंसर है तो ठीक है, लास्ट में चेक करना है कि यार जो कंडीशन का है उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं, तो कर रहा है तो करेगा ही करेगा, बस तो ऐसे करेंगे ना। उम्मीद करेंगे सबको समझ में आया होगा, एकदम सिंपल था। पहले अंश दिमाग में रखना है कि भैया जो मेरा भिन्न होगा वो x बटे y के रूप में होगा, तो इसका अंश होगा x, हर होगा y, तो भिन्न हो जाएगा x बटे y। अब बस जो कहा गया है उसके हिसाब से 2 समीकरण बनाएंगे, और इन 2 समीकरण को विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि से लगा के सॉल्व करेंगे, x और y का मान आ जाएगा, फिर अपना जो पूछा रहेगा उसको दिखा देंगे। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, और उम्मीद करेंगे तुम लोग ये क्वेश्चन जरूर कर ले जाओगे ना। देखो बोला है कि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है, तो f का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो जो प्राप्तांक लिखा है इसको ऐसे लिखो, पहले क्या लिखते हैं? 0 से 10, ठीक है, 0 से 10 हो गया, ठीक है, 10 से 20 हो गया, ठीक है, 20 से 30 हो गया, ठीक है, और फिर 30 से 40 हो गया, और फिर 40 से 50 हो गया। पहले ये तो लिख दो, ये लिखते हैं ना, लिख देते हैं, ठीक है, और पता है इसके बाद बारंबारता, क्या लिखेंगे? बारंबारता कि भाई कितनी बार आया है, बारंबारता कितनी है सबका लिखो, 6f 6 10 15, चलो 6f 6 10 15, ठीक है भैया, 5 है मतलब ना। अब देखो अगर हमें कभी भी अगर ये वर्ग अंतराल दिया होता ना, सोचो ना, अगर कभी भी जो प्राप्तांक है, अगर ये वर्ग अंतराल में दिया होता है, अगर ये वर्ग अंतराल में दिया होता है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इससे xi कि भैया इसका xi क्या होगा, बीच वाला पॉइंट क्या होगा, क्योंकि ये वर्ग अंतराल में दिया है।
अगर वर्ग अंतराल में दिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसका एक बीच वाला फिक्स पॉइंट निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ के 2 से भाग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट सीधे उसके बीच वाला। तो 0 से 10 तक कौन होगा, बीच में आएगा 5, ये आएगा बीच में 15, ये आएगा बीच में 25, ये आएगा बीच में कितना 35, और ये आएगा बीच में 45, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई, बारंबारता है ना, तो समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे, इसे जोड़ लेंगे तो 6 6 12, देखो 6 6 12, 12 और 10 22, 22 और 5 27, तो ये जाएगा 27 प्लस एफ भी तो रहेगा ना, ये समेशन ऑफ एफ आई होगा। और यहाँ पे क्या करना होता है पता है ना, सबको पता होगा, उम्मीद करेंगे भैया एफ आई इंटू में एक्स आई निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, समांतर माध्य निकालने के लिए एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं ना टेबल वाले फॉर्म में, बस मल्टीप्लाई करो फटाक से, देखो कितना हो जाएगा 6 5 30, इसका मल्टीप्लाई करोगे 15 एफ, मल्टीप्लाई होगा 15 एफ, इसका मल्टीप्लाई करोगे 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो 10 बार में कितना हो जाएगा 350, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 50 25, 5 का 20, तो 22, इसी को जोड़ लो, ये जाएगा समेशन ऑफ एफ आई और फिर एक्स आई, प्लस करो, देखो नंबर प्लस करो, इसको हटाओ, ये तो लास्ट में रहेगा, लास्ट में ये प्लस में रहेगा 15 एफ, ये तो वेरिएबल है, 15 एफ अलग रहेगा, इसको प्लस करो 0 0 0 5, ये आ जाएगा 5, ठीक है, फिर 3 5 5 10, 10 2 12, 12 3 15 का 5, लो भैया ये भी ठीक है, यहां से लगा 1, और 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा 755, ठीक है, 755 आएगा, आराम से जोड़ सकते हो। देखो इस वाले पार्ट को हटा देना भैया, ये जो है इसको मतलब करेंगे, इसको इसमें मत जोड़ देना, क्योंकि ये 15 एफ है ना, तो जो ये 15 एफ है इसको एकदम साइड में किनारे प्लस कर दोगे, लिखोगे 15 एफ साइड में, वेरिएबल है, बस इस नंबर को जोड़ो 0 0 0 0 5, 5 आ जाएगा, फिर ये 3 है, सेकंड डिजिट जोड़ो, सेकंड वाला 5 5 10 10 15 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब लिखो फॉर्मूला, अब उम्मीद करेंगे फॉर्मूला सबको पता होगा कि समांतर माध्य, ऐसे लिखो ना, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ये फॉर्मूला होता है ना। अब सबका बस मान रखो, देखो मान कितना है, समांतर माध्य इसका जो एग्जैक्ट आंसर दिया भैया, एग्जैक्ट आंसर है 25, तो एग्जैक्ट आंसर लिखो 25 यहाँ पे, और क्या तो ये हो जाएगा 25, ये कितना है हमारा ये आया है 755 प्लस में 15 एफ, और नीचे कितना है 27 प्लस एफ, बस अब इसी को बस सॉल्व करना है और अपना आंसर लेके आना है, ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एफ को एक साइड करेंगे और आंसर लेके आएंगे। तो सॉल्व करो, देखो आंसर आता है क्या, इसको सॉल्व करके तुम लोग अपना आंसर लेके आ सकते हो, तो ला के दिखा दो, हम भी देख लें कि आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता है भैया लोग, तुम लोग का फटाक से देखो, गुणा करोगे कितना हो जाएगा, देखो अगर गुणा करेंगे तो 25 25, अगर 25 से गुणा 25 करेंगे तो कितना आएगा 625, 625 हो जाएगा, फिर दोबारा करेंगे तो 50 हो जाएगा, 625 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 7 6, तो ये हो जाएगा 675, हो जाएगा 675 प्लस में 25 एफ बराबर 755 15, भैया देखो नीचे दिख रहा है, इसका इससे गुणा होगा, ठीक है। अब एफ वालों को एक साइड कर लो, देखो ये हो जाएगा कितना 25 एफ माइनस 15 एफ बराबर 755 माइनस 675, बस अब इसी को सॉल्व करो हीरो लोग, और बता दो तुम लोग आंसर कितना आएगा, अब तो कर सकते हो, चलो बताओ, इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ आंसर कितना आएगा, ये घटाओगे ये आ जाएगा 10 एफ, यहाँ घटाओगे 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 15 में से जाएगा 7, 15 में से 7 बचेगा 8, 80 आएगा, 80 आएगा पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि 55 है
55 और हो जाएगा 60। सही है ना भैया? 5 में से 5 गया 0, हाँ 80 आएगा। चलो ठीक है, तो f का मान कितना हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन करना है सॉल्व, एकदम सिंपल तरीके से है, बस यही कि तुम लोग को स्टेप अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये सब माइंड में सेट होना चाहिए कि जब वर्ग अंतराल दिया होता है, जब वर्ग अंतराल में ये दिया होता है तो इस टाइम क्या करते हैं हम लोग? एक्स आई निकालते हैं, और एक्स आई कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट। तो 0 से 10 का मिड पॉइंट 5, इसका मिड पॉइंट 15, 20 से 30 का 25 होता है मिड पॉइंट, 30 से 40 का मिड पॉइंट मतलब बीच वाला एकदम, तो 35 ना, ऐसे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा फटाक से। ये क्वेश्चन लिखा है, बोला एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ठीक है, बोला एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है, मतलब लंबी हो जाती है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से घटकर 60 से घटकर 30 हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और db छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका फिगर तो बना है नहीं, ठीक है, तो क्या पूछा है? मीनार की ऊंचाई बताइए ना। चलो हम बनाते हैं फिगर, सोचो आगे बनाते हैं ना। देखो यह बनाते हैं, सोचो आराम से कि ये मीनार हो गया ना, ये हमारा मीनार हो गया, और स्टार्टिंग में है ये एंगल बना 60 अंश पर। सोचो ऐसे, आपने सर क्वेश्चन पढ़ोगे तो बना लोगे फिगर, ठीक है, कि 60 अंश पे ये था, ठीक है, और यहाँ पे देखो बी दे देते हैं, और लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? सी, ये यहाँ पे, ठीक है, ये डी, ये छाया हो जाएगा ना, ये पूरा तुम्हारा छाया हो जाएगा भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं छाया हो गया, ठीक है, ये सी हो गया, और ये 60 से घटकर कितना हो गया? 30 हो गया। जो उन्नयन कोण था, देखो जो उन्नयन कोण सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है ना भैया, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, तो ये जो कोण ऐसे बनता है ना, ये कोण तुम्हारा ऐसे बनेगा, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग वाला कोण था, ई था कितना? 60 अंश, फिर ये कितना हो गया? 30 अंश, तो घट गया ना, 30 से हो गया, मतलब 60 से हो गया 30, 60 से 30 हो गया, तो लंबाई कितना बढ़ गया? 40 मीटर। ऐसे इसका फिगर बनेगा, समझो। देखो भैया, ये रहे, देखो हमारा सूरज भगवान, ठीक है, ये हमारे रहे सूरज भगवान, ठीक है, यहाँ था, तो जब ये एंगल था ना, जब ये एंगल 60 था, ठीक है, जब ये एंगल 60 था, और 60 से यहाँ पे देखो ये वाला एंगल कितना था? 60, ठीक है, जब एंगल 60 था, 60 से कम होकर जब 30 हुआ ना, 60 था, 60 से कम होकर जब 30 होगा, सोचो पहले 60 रहा होगा, 60 से 30 हुआ होगा, तो इसकी जो छाया की लंबाई है, जो परछाई थी पहले सोचो यहाँ तक थी, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ गया, और बोला है कि 40 मीटर बढ़ जाता है, बस यही बात है। तो ये फिगर ऐसे बनेगा। फिर पूछा बताओ मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो देखो इसको मान लो y, ठीक है, ये मान लो y, और ये मान लो x, बस। अब देखो ऐसे क्वेश्चन का एकदम सिंपल सा फंडा बताएंगे, इतना सिंपल कि तुम्हें बहुत इजी लगेगा। बस क्या करना कि कभी भी अगर फिगर बन गया ना, मतलब 80% तो हो गया, बस फिगर बनने के बाद बस तुम्हें इतना देखना है, क्या देखना है? कि ऐसा कौन सा लाइन है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों ट्रायंगल में, उसी का 2 बार मान निकालो, ठीक है। ये आप सिंपल से देखो कि अगर x और y हमको 2 वेरिएबल माने हैं, उसमें 2 चीज का मान नहीं पता था, अगर उसमें x और y माने हैं तो उसमें से किसी भी एक वेरिएबल का 2 बार मान निकालो और 2 समीकरण बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है, हमको देखो इसका ऊंचाई नहीं पता था, इसका ऊंचाई नहीं पता था, और स्टार्टिंग में इसकी छाया कितनी थी ये नहीं पता था, तो इसका ऊंचाई मान लेना y और इसके आधार मान लेना x, मान लिए। अब देखो इसमें 2 वेरिएबल है, एक है x एक है y, तो बस तुम सोचना, बस इसको रट्टा मार लो,
ठीक है, कि हमें y बराबर या फिर x बराबर कुछ भी ना, y बराबर हमें दो ठोस समीकरण बनाना है। और कैसे बनाएंगे, तो दो त्रिभुज का यूज करके, एक बार पहले वाले एक बार दूसरे वाले, दो त्रिभुज का दो बार यूज करके y बराबर दो ठोस समीकरण बनाना है। चलो बनाते फटाक से। मान लेना कि माना त्रिभुज की ऊंचाई इतनी इतनी मान लेना, ठीक है। चलो हम कर रहे हैं कि ले रहे त्रिभुज, देखो त्रिभुज यहाँ पे ए ले लो, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी में ये कर रहे हैं ना, हम बस y बराबर दो समीकरण बनाएंगे। तो ए बी सी में देखो, अगर इस ए बी सी में लिए ना, इस ए बी सी में अगर हम लिए tan 60 अंश, हमेशा पता है कि भैया tan 60 अंश लेंगे, लंबाई मतलब ऊंचाई वही लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इसका मान कितना हो जाएगा, 60 अंश का मान होता है √3 बराबर कितना y बटा एक्स। तो यहां से कितना आ जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 x बराबर y। तो कहने का मतलब क्या, हम बोल सकते हैं कि y बराबर √3 x आएगा, समीकरण नंबर 1। बस यही करना है, मतलब जो पहला त्रिभुज है इसको हम लोग यूज करके y बराबर क्या होगा पता कर लिए, ठीक है। बस फिर लिखो पुनः ए डी बी में, ठीक है। अब देखो ए डी बी लो, देखो ये लंब ये आधार, तो लिखो tan 30 अंश, देखो लिखो tan 30 अंश, लंब देखो y हो जाएगा। अब देखो इसका आधार कितना होगा, अगर 30 अंश लोगे देखो तो ये पूरा आधार होगा ना, ये देखो ये पूरा आधार होगा ना, ये आधार होगा ये लंब होगा। अगर एंगल 30 अंश लेंगे तो उसके हिसाब से देखो ये होगा आधार ये होगा लंब, तो लंब तो हो जाएगा y, आधार होगा 40 प्लस x, कितना हो जाएगा 40 प्लस x, और इसका मान कितना हो जाएगा 1 में √3 बराबर 40 प्लस x, और इसको सेट कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस x बटा में √3 बराबर y। और इसी को हम लोग पता करेंगे भैया y बराबर कितना होगा, तो लिखेंगे फिर कि y बराबर 40 प्लस x बटा में √3, समीकरण नंबर 2। बस यही काम करना है, ठीक है। देखो हम क्या किए, बस हम बनाए फिगर, फिगर बनाने के बाद बस इसी y का मान दो बार निकालेंगे, एक बार पहले त्रिभुज से tan का प्रयोग करके, एक बार दूसरे से, ठीक है। अब क्या करोगे कि समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों में क्या है, y बराबर है ना, देखो इसमें दिया है y बराबर ये, ठीक है, इसमें दिया है y बराबर ये, ठीक है। तो अगर समीकरण 1 और 2 का देखो तो LHS सेम है, तो भैया RHS भी सेम होगा, तो बस लिख दोगे समीकरण 1 और 2 से, लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, इसका देखो रूट में 3x है ना, तो लिख दो भैया इसका जो है कि रूट में 3x बराबर होगा इसके, ठीक है। दोनों कार्य से बराबर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 3x बराबर 40 प्लस x, इधर घटाओगे इधर आगे घट जाएगा, 2x बराबर 40 आ जाएगा, x इक्वल टू 20 आ जाएगा। बस आ गया x का मान, आ गया ना भैया x का मान, बताओ कोई दिक्कत है। बस अब जब x का मान आ गया तो लिख दो x का मान, भैया x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दो, तो y बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर, आ जाएगा इतना आंसर। चलो अब ये करो, ये तो जानते हो यार, ये तो बहुत कई बार आया हुआ ना, ये तो एग्जाम में कई बार हुआ है, उम्मीद करेंगे तुम लोग इसे करोगे। चलो ये करो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करके दिखा दो। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, बहुत बार आया है ना, और चैप्टर 1 से तो लगभग मतलब 80 to 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। √2 या √3 या √5 का पूछता है ना कि सिद्ध करो कि ये एक अपरिमेय संख्या। तो जिसे जिसे भी ये क्वेश्चन रटा हुआ है ना, तो अपनी कॉपी में फटाक से सॉल्व करो, ठीक है। 2 मिनट में फटाक से लिखो, 2 मिनट में फटाक से एकदम लिख दो,
एकदम सिंपल होता है मेथड। क्या होता है बताएं, देखो बोलते हैं कि इसको मानते हैं माना, देखो इसे हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो इसे हम मानते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। इसे परिमेय संख्या मान के चेक करते हैं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो ये अपरिमेय हो जाएगी, यही बोलते हैं। इसमें हम लोग विरोधाभास युक्ति लगाते हैं, बोलते हैं कि माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या बोलेंगे, माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, तब √2 बराबर a/b, ठीक है, जहां a व b सअभाज्य संख्याएं, ठीक है। मतलब जहां पे क्या है a और b सअभाज्य संख्या, बोलते हैं कि चलो मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग a/b के रूप में लिखेंगे, जहां पर a और b सअभाज्य संख्या है, मतलब a और b किसी से कटता नहीं है। तो अब हमारे दिमाग में घुस गया कि अगर a और b किसी से नहीं कटता है तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन हमें एक्चुअल में क्या प्रूफ करना है, हमें यह प्रूफ करना है कि रूट में 3 एक, रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मतलब क्या, कि ये परिमेय नहीं होना चाहिए। सुनो मेरी बात, कुछ उटपटांग लगेगा ना। हम बोल रहे हैं कि चलो ये अगर परिमेय है, अगर ये परिमेय है तो इसे हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं, और जब a/b के रूप में लिखेंगे, ठीक है, तो a और b किसी से कटना नहीं चाहिए, मतलब कटता नहीं है। तो अगर हम ये सिद्ध करते हैं कि भैया a और b किसी से कट रहा है, और अगर a और b किसी से कट रहा है ना, a और b किसी से कट रहा है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा बस। तो इसका मेथड बस यही तक है, तुम इसे परिमेय मानोगे, परिमेय मानने के बाद ये लिखोगे कि a और b सभाज्य, मतलब a और b किसी से कटता नहीं है। तो बस हमें दिखाना है कि भैया a और b किसी से कट रहा है, किससे कट रहा है अभी पता चल जाएगा। तो अगर a और b किसी से कट जाएगा तो बोलेंगे ये परिमेय नहीं है, मतलब ये अपरिमेय है, ठीक है। अब कैसे हम शो करेंगे कि a और b किसी एक नंबर से कट रहा है, तो उसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ता है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये √2b होता है, ये a हो जाता है, स्क्वायर करते हैं, ठीक है। लिख देना दोनों पक्षों कवर करने पर, लिखना पड़ता है ये, ठीक है, ये लिखना पड़ता है भैया। √2b होगा, ये a होगा, लिखोगे ऐसे लिखना पड़ेगा, लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहां पर हो जाएगा 2b का स्क्वायर, क्या बोलोगे 2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। इसको बनाओगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, ठीक है, देखो लिखा है 2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर ना, ये जानते हो क्या, देखो अगर कभी लिखा है 3 गुणे 4 बराबर 12, अगर कभी ऐसे लिखा है तो क्या बोलते हैं कि भैया 3 के पहाड़ा में भी 12 आएगा और 4 के पहाड़ा में 12 आएगा, बोलते हैं ना। तो अगर 2 गुणे b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आया है, मतलब 2 के पहाड़ा में भी a स्क्वायर आएगा और b के पहाड़ा में भी कितना आएगा, a स्क्वायर आएगा। लेकिन हमको चाहिए नंबर, हमको क्या चाहिए, हमको तो नंबर चाहिए, हमको दिखाना है कि a और b किसी एक नंबर से कट रहा है, ठीक है। तो तुमको पता है जो ये a स्क्वायर है ना, वो इन दोनों से कटेगा, लेकिन हमको चाहिए नंबर, इसलिए हम नंबर वाले को लिखेंगे ना, लिखेंगे, बोलेंगे a स्क्वायर, लिखोगे चूंकि a स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए a भी 2 से भाज्य होगा, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। लिखोगे चूंकि a स्क्वायर a से भाज्य है, इसलिए a भी 2 से भाज्य होगा, लिखोगे अब अतः
ठीक है। अब सोचो अगर a 2 से कटेगा ना, मतलब जो ये a होगा, अगर ये a 2 से कटेगा तो a 2 के पहाड़ा में आएगा, कितने बार में नहीं पता, तो n बार में आएगा। और क्या, सोचो ऐसे, देखो अगर हम लिखे हैं, सोचो ऐसे लिखे कि 8, सोचो ऐसे अगर हम लिखे 8 2 से भाज्य है, ऐसे लिखे कि 8 2 से भाज्य है, इसका मतलब भैया 8 जो है वो 2 के पहाड़ा में कटेगा, मतलब 8 जो है 2 के पहाड़ा में आएगा, कितने बार में, तो यहाँ लिख देंगे 4 बार में। ठीक है, तो सेम उसी तरह अगर लिखो कि a भी 2 से भाज्य, मतलब a 2 से कटेगा, a 2 के पहाड़ा में आएगा, तो 2 के पहाड़ा में एक बार में आएगा तो n बार में आएगा, बस। फिर यहाँ पे लिख दो दोनों पक्षों का, फिर से लिखो, स्टेप याद है ना। फिर क्या करते हैं, फिर लिखते दोनों पक्षों का पूर्ण वर्ग करने पर कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4n का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। ठीक है, अब समीकरण 1 से देखो a स्क्वायर का मान रख दो, तो यहाँ पर जाएगा 2b का स्क्वायर, लिख दो समीकरण नंबर 1 से, क्या चीज, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, देखो जो लिखा है ना a स्क्वायर बराबर 2b का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे लिख दो 2b का स्क्वायर समीकरण नंबर 1 से, बस। अब यहाँ पे काटो, ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये आएगा 2n का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर, बस। फिर वही काम करो, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कियो, b स्क्वायर आया है तो बोलोगे चूंकि b स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए b भी 2 से भाज्य होगा। बस खत्म हो जाएगा ना, हो गया कि नहीं, बोलोगे अब देखोगे कि अतः a और b का क्या लिखोगे, a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। देखोगे चूंकि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए a और b सअभाज्य संख्या नहीं है। क्या है, सअभाज्य संख्या नहीं है, समझे कि नहीं। फिर लिख दोगे ऐसे लिख दोगे कि जो कि इस कथन का विरोधाभास है कि रूट में 2 एक परिमेय संख्या भी है जो इसका विरोध कर रहा है। और क्या, ये लास्ट में तुम्हें 2 लाइन 3 लाइन लिखना पड़ेगा जैसे हम लिख रहे हैं, बस लिख दोगे अतः रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, बस। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, एकदम सिंपल सा। ये 3 लाइनें रटाया है, ये मानते हैं, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट पता है ना, इस वाले कॉन्सेप्ट से प्रूफ कर देंगे कि अगर मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है तो मतलब 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। अब 2 से क बार में कटेगा तो n बार में कटेगा। इसका कॉन्सेप्ट ये रहा जो बताए हैं कि n बार में कटेगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे, a स्क्वायर का मान रख दोगे, फिर b भी कट जाएगा। अब a और b, क्योंकि a और b 2 से कट रहा है
इसका मतलब ये सआभाज्य संख्या नहीं है, मतलब √2 परिमेय नहीं है, और अगर परिमेय नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। बस चलो इतना करना, ये करो। बोला द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस में 2 √6x प्लस में 2 का मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल ज्ञात करना है। देखो सिंपल सा लगा दो श्रीधराचार्य नियम, हम तो कहेंगे सिंपल सा लगा दो श्रीधराचार्य नियम। ठीक है, नहीं तो फैक्टराइज करो। देखो फैक्टराइज कैसे करोगे ध्यान देना। देखो अगर लिखा है ना, देखो ऐसे लिखा है 3x का स्क्वायर माइनस में कितना लिखा है 2 और रूट में 6x लिखा है, प्लस में लिखा है 2 बराबर 0 ना। तो होता क्या है ना, तुम सोचो जैसे हम लोग x को इग्नोर करते हैं, बस नंबर फोकस करते हैं ना, तो तुम इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, देखो 6 आएगा। तो हमको भैया ऐसा 2 नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे 6 है और जोड़ने पे 2 रूट में 6 है। सोचो ना कि 6 है ना, इस 6 को सही तोड़ लीजिए, √6 और √6 में तोड़ लीजिए। अगर 6 है तो 6 को √6 तोड़ लीजिए, सिंपल एकदम है, तोड़ सकते हो। बस लिख देना कि ये देखो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, लिख देंगे रूट में 6x और फिर रूट में 6x लिख देंगे, प्लस में 2 बराबर 0 हो गया। अरे देखो गुणा करोगे तो रूट में 6 आ जाएगा, जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रूट में 6 आ जाएगा। देखो ना, सोचो माइनस है, माइनस रूट में 6 एक को है, रूट है तो रूट हो जाएगा, काम खत्म। अब इसमें कॉमन करो, अब बस कॉमन करने आना चाहिए। या कॉमन क्या करोगे, तो √2 देखो पता है ना, देखो ऐसे सोचो, ये अगर ये 3x का स्क्वायर लिखा है तो सोचो ये क्या है, ये रूट में 2, ऐसे सोचो ये रूट में 2 इंटू रूट में 3 होता है। हम ऐसे लिख के दिखा रहे हैं, तुम लोग को लिखना नहीं है, बट तुम लोग को तो अपने से करना है। और ये तो 2 होगा ही, ऐसे बताओ क्या मिलेगा कॉमन। देखो 3 है ना, तो 3 का मतलब इसमें √3 तो होगा ही होगा। अगर एक √3 निकालोगे तो भैया एक को √3x बच जाएगा, यहां से निकालोगे तो √2 बचेगा। ठीक है, बताओ इसमें निकालोगे, इसमें से √2 निकालोगे दोनों में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट में 3 बचेगा, x बचेगा, माइनस में रूट में 2 बचेगा। ये इसका फैक्टराइज होगा ऐसे ना। अब दोनों में जो सेम है उसको लिख लोगे, सेम सेम कौन है भैया, लिख लो, √3x माइनस 2 हो जाएगा। दोनों का हमको लग रहा है सेम ही आ रहा है, दोनों का सेम ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम तो आ रहा है ना। तो बस लिख लोगे √3x माइनस तो बराबर 0, तो √3x बराबर में कितना, √2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 बटा के √3। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, x इक्वल टू रूट में 2/3, ये बनाएगा, यही इसका मूल हो जाएगा। और दोनों का मान सेम आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो भी आएगा, और दोनों का मान सेम आएगा, तो अलग अलग नहीं करना है, एक करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो फिर से अच्छे से। ये क्वेश्चन करो, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है ना। ठीक है, जो त्रिभुजों में सिद्ध करने वाला, ठीक है, पैरेलल वाला प्रॉपर्टी लगाना है और इसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो फटाक से प्रूफ करो। देखो क्या लिखा है, देखो ये लिखा है ना कि DE पैरेलल टू AC, दिख रहा है। अगर लिखा है DE पैरेलल टू AC, देखो भैया कहां गया, DE दिख रहा है, DE पैरेलल टू AC, ये पढ़े हो ना। सोचो अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं ना, तुम लोग घर पे करना अपना। अगर सर जी DE पैरेलल टू AC है तो इससे बनाते हैं त्रिभुज एक, तो B से D और D से A, ये होगा ना भैया, क्या होगा, B से D और D से A बराबर होगा B से E और E से C, ये होता है ना। अरे प्रॉपर्टी भैया नहीं याद है, प्रॉपर्टी नहीं, थ्योरम। और दूसरा देखो, इसको देखो DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, देखो ये दिख रहा है DF पैरेलल टू AE, तो इसमें क्या होगा, ये ऐसे बनेगा त्रिभुज, ये ऐसे बनेगा। फिर B से D, D से A जाएगा, देखो B से D और D से A जाएगा, बराबर B से F और F से E जाएगा, तो B से F
और F से E जाएगा। बस अब इतना तो पता ही है ना कि देखो LHS BD अपॉन में DA, BD अपॉन में DA, तो लिखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अगर LHS वाला सेम टू सेम, मतलब अगर LHS वाला ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, एकदम सेम टू सेम है, तो ये दोनों भी क्या होगा, आपस में एकदम इक्वल होगा, सेम टू सेम होगा। ये इक्वल बराबर इसके, तो ये बराबर इसके कर दो, लिख दो समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख दो BE बराबर में AC बराबर कितना, BF अपॉन में क्या, FE। बस हो गया। अब क्या प्रूफ करना है, देखो नीचे चाहिए BF और B, तो दोनों तरफ पलट दो, पलट दोनों तरफ, ये जाएगा EC अपॉन में BE बराबर FE अपॉन में BF। हो गया, प्रूफ हो गया। और क्या, बस इस साइड लिखा है, कर लेना। ठीक है, तो तुम्हें समीकरण नंबर 1 बनाना है, समीकरण नंबर 2 बनाना है, उसके बाद लिख देना समीकरण 1 और 2 से बस बराबर कर देना है। फिर देखना है कि इसमें नीचे BF और B है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे, इधर पलट दो और इधर पलट दो, देख लो पलट दिए। अब क्या चाहिए, देखो ऊपर चाहिए EF, अरे सही तो है ना, सही तो है EF, अरे FE मतलब EF, ठीक है FE मतलब EF, नीचे BF, EC अपॉन में ये, सही तो है, हो जाएगा। बस इसको इस साइड लिखा है, इसको इस साइड लिखा है। अरे बात तो एक ही है ना, अगर हम x बराबर y ला दिए तो y बराबर x भी तो वही चीज है, पलट देंगे तो हो जाएगा। और क्या, चलो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन बताओ, बोला है एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले ठोस बेलन से समान ऊंचाई तथा समान आधार वाले लंब वृत्तीय शंकु हटा दिया जाए तो इस प्रकार शेष ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले बनाओ इसका फिगर, चलो बनाओ, क्योंकि बिना फिगर बनाए तो सॉल्व होगा नहीं, अगर फिगर बना लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आराम से। सोचो, ध्यान देना, अगर सर जी मेरे पास एक लंब वृत्तीय शंकु है, मतलब बेलन है ऐसे ना, ये बेलन बन गया, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, इसका देखो ऊंचाई, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, ध्यान देना, ठीक है ऐसे लिख देते नीले वाले से। ऊंचाई सर जी इसका है 10 सेंटीमीटर, भैया ऊंचाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। चलो भैया इतना तो हम भी मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर। अब देखो क्या कहता है, अब ये कह रहा है ना कि इस बेलन में से, इस ठोस बेलन में से समान ऊंचाई और समान आधार वाला लंब वृत्तीय शंकु हटाते हैं ना, तो इसी में से हम क्या करेंगे, देखो एक शंकु काटेंगे, इसी में से एक शंकु एकदम इसी ऊंचाई का, देखो एक शंकु बनाएंगे, इसका भी देखो आधार इतना ही रहेगा, एक शंकु बना लिए, एक बनाए शंकु, ठीक है जिसका ऊंचाई इतना ही है जितना इसका है, ठीक है इसका भी त्रिज्या देखो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है और ये ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर ना, ये शंकु है। सोचो ऐसे हम काट के निकाल लें अंदर से, दिख रहा है ऐसे ठोस होगा बेलन, लकड़ी का, सोचो लकड़ी का गत्था होगा, एकदम बेलन होगा, लकड़ी का गत्था एकदम ठोस ना, ऊपर से हम शंकु की तरह ऐसे नोक से ऐसे काटेंगे, ऐसे काट के ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो आयतन होगा ना, ठीक है शेष, देखो अगर हमसे पूछे शेष ठोस का आयतन, ठीक है तो जो ठेस, मतलब जो ठेस बोल रहे हैं, जो शेष, शेष जो ठोस होगा उसका आयतन कितना होगा, तो पहले जो बेलन था उसका आयतन कितना था, बेलन के आयतन में से जो ये शंकु है इसका आयतन निकाल लिए हैं, तो जो बचा होगा वही शेष ठोस का आयतन होगा। तो बोलेंगे बेलन का आयतन, क्या बोलेंगे, बेलन का आयतन माइनस, माइनस कर देंगे शंकु का आयतन, बस यही हो जाएगा ना, शंकु का आयतन, बस हो गया। अब बेलन का आयतन कितना होता है, ये होता है पाई
आर का स्क्वायर एच माइनस, और सबको कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस अब इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, घटाओगे देखो 3 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच बचेगा। अब यहाँ पे आर का मान रख दो, एच का मान रख दो, क्योंकि आर और एच दोनों सेम है, तो आर का मान रख दो और एच का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो बस कर लेना, ठीक है, कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब ये बताओ, ये कौन बताएगा, शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ये बता दो तो समझ जाएगा तुमको क्वेश्चन आता है। चलो ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो आर का मान 6 है, ऊंचाई भैया उतना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, और एल निकाल लेना। देखो अगर तुम्हें ये एल चाहिए, तिरछी ऊंचाई चाहिए, ये एल चाहिए ना, तिरछी ऊंचाई एल, तो इसको भी निकाल लेना। ये 6 है, ये 10 है, तो इसको निकाल लोगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, कर्ण का मान निकाल लोगे, 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और रूट में हो जाएगा 136 हो जाएगा ना, तो एल का मान आ जाएगा। फिलहाल एल का मान बताओ हमको बताओ कि शेष ठोस का संपूर्ण आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, देखो संपूर्ण पृष्ठ है ना, संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान देना सर, अगर हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, देखो पहले क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है इसको पूरा पैक करने में कितना सामान लगेगा ना। अब देखो मान लो बेलन है, ठीक है, तो मान लो ये ऊपर, ये छोड़ो, अगर इसे हम साइड से पैक करेंगे, सोचो अगर हम बस इसे साइड से पैक करें, ऐसे ऐसे साइड से, ठीक है, साइड से ना, तो अगर साइड से पैक करेंगे तो इसका जो पूरा क्षेत्रफल होगा वो होता है 2πr(h) होता है, याद है 2πr(h) होता है। ठीक है, अगर जब लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ तो लिखते हैं 2πr(h) प्लस में 2πr का स्क्वायर, तब होता है ना। ये हम केवल आधा ले रहे हैं, मतलब ऐसे जो कर्व वाला, ठीक है, वक्र वाला, ठीक है, ध्यान देना ये होगा। अब देखो नीचे इसको भी पैक करना पड़ेगा ना, क्योंकि नीचे तो ठोस होगा ना भैया, नीचे क्या है, नीचे ठोस है ना, और ये वृत्ताकार होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये होगा πr का स्क्वायर, कितना होगा प्लस में πr का स्क्वायर, इतना होगा। ठीक है, एक ही बार जोड़ेंगे, या देखो तुम सिंपल ऐसे कर सकते हो, देखो सिंपल बताएं, एकदम सिंपल बता रहे हैं, देखो सोचो, लिखोगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान देना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। अब सुनना, देखो अगर हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ले लिए तो ये साइड दिख रहा है, ऐसे मोड़ेंगे, ये सब तो पूरा का पूरा आएगा ही आएगा, और जो नीचे भैया ई भी तो आएगा, देखो ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला दोनों आएगा, लेकिन एक बात देख रहे हो, ऊपर से तो हम लोग काट दिए हैं ना, अगर हम ऊपर से काट दिए हैं तो ये तो चीज तो खाली हो गया ना यार, बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर हम इसे काट दिए हैं, ठीक है, तो संपूर्ण कहां रहा है, जो ये वाला पोर्शन है ये तो कट गया ना, ये तो खोखला हो गया है, ये तो खाली हो गया है, तो इसको कहां पैक करेंगे, ये तो खाली हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें πr स्क्वायर घटाना पड़ेगा। ठीक है, और इसी को लिखेंगे माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, लिखेंगे माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बोलो क्या बात समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं। अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना था, ठीक है, तो अगर सोचो हमें इस पूरे ठोस का निकाला संपूर्ण पृष्ठ, तो हम क्या बोले कि अगर हम पूरे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तो वो साइड का बताएगा, नीचे का बताएगा और ऊपर का बताएगा, लेकिन ये ऊपर से तो खाली है, मतलब ऊपर से तो काट दिया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। घटा दोगे मतलब एक कोई घटा दो, ऊपर या नीचे को घटा दो, ठीक है, और प्लस उसमें फिर एक चीज जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, सुनो मेरी बात,
सोचो अगर तुम इसे काट दियो ना, तो अगर तुम इसे पैक करोगे, सोचो तुम कोई गिफ्ट है, कोई गिफ्ट पैक कर रहे हो ना, अब जो गिफ्ट है वो इस शेप का है, अब बीच में खाली है, तो जो तुम पेपर लगाओगे उस पेपर को इसके अंदर डालोगे कि नहीं, जो शंकु बना होगा, शंकु बना है ना, खाली कौन होगा ना, डालोगे पेपर को, ऐसे पेपर डालोगे अंदर, डाल के ऐसे चिपकाओगे, ऐसे 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 चिपकाओगे अंदर, भैया इसके अंदर डालोगे, ऐसे चिपकाओगे, तो वो कितना लगेगा मटेरियल, तो भैया जो शंकु होगा उस शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर लगेगा ना, क्योंकि ये शंकु के शेप का होगा, तो भैया जो ये अंदर जो खाली वाला पोर्शन है वो शंकु के शेप जैसा होगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ जितना होता है उतना ही एरिया होगा अंदर, और उतने हमको पेपर चाहिए अंदर पैक करने के लिए, तो एक्स्ट्रा में क्या हो जाएगा, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। अब उम्मीद करेंगे तुम लोग को समझ में आ गया होगा। बस अब लिख लो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, लिखते हो 2 पाई आर एच प्लस में सर 2 पाई आर का स्क्वायर, एक बार सर जी उसका आधार घटा देंगे, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, ये चीज ठीक है, इतना कर लिए। देखो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा, प्लस में एक को पाई आर स्क्वायर बचेगा, प्लस में पाई आर एल हो जाएगा। अब बस इसमें सबका मान रखोगे, तुम्हें उस शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा। चलो क्लियर है, चलो उम्मीद करेंगे क्लियर होगा सबको अच्छे से। अब आज का सबसे लास्ट सवाल, सबसे बेहतरीन सवाल, और ये रहा तुम लोग के लिए होमवर्क, ठीक है, ये रहा तुम लोग के लिए होमवर्क, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में सिंपल से 2 नंबर में पूछ देता है कि बताओ इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। हम लिखते रहे फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला लिख दे रहे, तुम लोग घर पे करना, देखो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, तो लिखते हैं 1/2, सोचो ऐसे, देखो लिखोगे x1, ऐसे करो x1, 1 के बाद कितना है 2, तो बोलोगे 2 - 3, बस ठीक है। फिर x2 लिखो, 2 के बाद कितना आता है 3, अब इसमें 4 तो है नहीं, वापस आ जाएगा 1, उसके बाद x3 लिखोगे, 3 के बाद 1 और 2, ठीक है। ये बन गया फॉर्मूला, लिख दे फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पे तुम लोग मान रखोगे और बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, ठीक है। देखो ये तुम्हारा x1 y1, ये तुम्हारा x2 y2, और ये तुम्हारा x3 y3, ठीक है। चलो, और जो जो क्वेश्चन हम तुम लोग को हिंट दिए हैं करने के लिए, वो क्वेश्चन यार देखो जरूर करना, टालना मत कि सर जी बाद में करेंगे, हमको आ गया समझ में, टालना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद अपना आंसर भी निकालना है, देखना कि मेरा आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। और बुक में क्वेश्चन दिया होगा उससे आंसर मैच कर लेना कि आंसर सही आया कि नहीं आया ना, लेकिन पहले आराम से जैसे हम बताएं चीजों को सॉल्व करना, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, अगर क्लास पूरा देखे तो। अगर क्लास बीच में छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद करेंगे क्लास पूरा देखे और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करोगे, बात मेरी मानोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू, और सब लोग अच्छे से पढ़ते रहो और हमसे ही मिलते रहो, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते रहो, और इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, ठीक है। सब कुछ करते रहो, खेलते भी रहो, घूमते भी रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, सब कुछ करते रहो, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू। चलो।